हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम आए हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि DSSB की वैकेंसीज आ चुकी है। स्पेशली PRT की मैं बात करूँ, है ना, KVS की भी आने वाली है, ऑफिशियल नोटिस आने ही वाला है लगभग। तो तो अभी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, DSSB का एक मॉक टेस्ट है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक मॉक टेस्ट जो कि नॉट पूरे 100 मार्क्स का, बट ओनली सिर्फ मिनी मॉक टेस्ट कह सकते हो। तो इसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। मिनी मॉक टेस्ट का मतलब है कि ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और मिक्स ऑफ सेक्शंस होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शन के ही क्वेश्चन होंगे। जैसे कि इस मॉक टेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें मैथ्स आपको नहीं मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, एंड बाकी सब्जेक्ट्स भी थोड़े थोड़े मिलेंगे, ठीक है। तो ये मिनी मॉक टेस्ट है। तो अभी हमारा इसका मोटिव क्या है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू आपको सॉल्यूशंस या कॉन्सेप्ट या जो भी नॉलेज है समझने को मिलेगा। मैं क्या चाह रही हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ो, बट अगर आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप इसके थ्रू कर सकते हो। मेरा मोटिव ये है। तो हम विदाउट एनी टाइम वेस्ट अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग। आई होप क्लियर दिख रहा है, या मैं थोड़ा सा और जूम कर। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। अब क्या होता है कि जो हर स्टेट का गवर्नर है, ठीक है, हु हैज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की गवर्नर के पास होती है। गवर्नर के हाथों में एग्जीक्यूटिव पावर होता है स्टेट का। सो गवर्नर ना ही सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट होता है और ना ही MPs या MLS के द्वारा इलेक्ट होता है। गवर्नर्स को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटा सा भी है, बेसिक है जो, हाँ। ओके, नाउ गवर्नर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस, ठीक है। अब जो गवर्नर है स्टेट का, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी हमारे स्टेट का, आप जिस भी स्टेट में हो उसका गवर्नर कौन है, और स्टेट मेंशन करो, वहाँ के गवर्नर का नाम मेंशन करो, ठीक है। अ गवर्नर शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउस। जो स्टेट का गवर्नर है वो किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होना चाहिए। हाउस का मतलब है लाइक जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा हो गए, इन सबका हिस्सा पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो है या होना चाहता है तो उसे गवर्नर के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। गॉट इट? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का, अगर मैं दिल्ली के स्टेट गवर्नर की बात करूँ तो वो है विनय कुमार सक्सेना, है ना। अभी 5 साल का टेन्योर होता है। तो आप वैसे ही अपने स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से देख रहे हो, अपना स्टेट मेंशन करो और आपके स्टेट का कौन गवर्नर है वो पता करके, या अगर नहीं पता है तो पता करके, वरना पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो एक अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप at the sorry yeah deals with citizenship at the commencement of the constitution, ठीक है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किससे डील करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशंस 1 2 3, ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 बेसिकली किससे डील करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है। अब इसमें क्या कहता है, एक इंसान, एक पर्सन जिसके पास इंडिया का डोमिसाइल है, एंड अगर और वो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो सिटीजन कहलाएगा। देखते हैं, हाँ, इंडिया का सिटीजनशिप उसको इंडिया की मिलेगी। पहला क्या है? इफ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। दूसरा, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। तीसरा, इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years immediately before the commencement of the constitution became a citizen of India, ठीक है। तो अगर किसी भी इंसान के पास इंडिया का डोमिसाइल है और इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तभी वो इंडिया का सिटीजन, इंडिया की नागरिकता जो है उसको मिलेगी, ठीक है। पहला तो या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या तो उनके पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था, इससे पहले, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले अगर 5 साल तक वो यहाँ पर इंडिया में रह चुके हैं तो भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल नंबर 5 डील करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 degree latitude is equal to approximately dash किलोमीटर, मतलब 1 degree latitude तो is equals to 111
किलोमीटर, ठीक है, 111 kilometer. Okay, now the distance of 1 degree latitude is approximately 111 kilometer. The geographical mile is defined as the length, okay, as the length of 1 minute of arc along. Okay, अब ये पढ़ लेना, ठीक है, मैं इतना सब कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं ना, आपको समझ आएगा, तो उसके लिए आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाने, ओके, मैं अपने फोकस से भटक रही हूँ। मेरा यहाँ पे फोकस है सिर्फ क्वेश्चन एंड उसका आंसर क्या होगा वो डिस्कस करना, ना कि डिटेल में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ से आपको बता दूंगी, ठीक है। ये सिर्फ वीडियो आपके मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए, कि अगर आपने पढ़ लिया है, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट या डिस्कस करना चाहते हो, या ऐसा है तो, या आंसर के साथ, तब आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, आप कहीं से भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट वगैरह है ना। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग व्हिच एम्पायर्स रीन, ठीक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हीन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? और मैं मोस्टली इंग्लिश में ही बोलूँगी, तो अगर आपको मतलब आप कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के साथ, सो साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। ओके, सो किस के शासन काल के दौरान ये जो चाइनीज ट्रेवलर है ह्यून सांग, वो इंडिया विजिट किए थे? तो हर्षवर्धन के शासन के दौरान। द फेमस चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन. It is known from his visit that during Harshvardhan's reign, the revenue was divided into 4 parts. ठीक है, जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था, तब जो रेवेन्यू है, यानी कि तुम अभी मैं हिंदी में पढ़ लूंगी, was divided into 4 parts. पहला तो किंग के लिए था रेवेन्यू, दूसरा स्कॉलर्स के लिए था, तीसरा ऑफिसर्स के लिए था, एंड चौथा रिलीजियस पर्पसेस के लिए था। हर्षवर्धन AD 606 से 647 के बीच में उन्होंने रूल किया था। was the ruler of पुष्यभूति डायनेस्टी which ruled from थानेश्वर. He made कनौज his capital. प्रसिद्ध चीनी यात्री हीन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। उनकी यात्रा से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजस्व को 4 भागों में बांट दिया गया था, एक राजा के लिए, दूसरा विद्वान के लिए, तीसरा अधिकारियों के लिए और चौथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव अ कॉल फॉर अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड पास? तो ब्रिटिश ने जो रॉलेट एक्ट निकाला था, उसके लिए, उसके अगेंस्ट में जो सत्याग्रह गांधी जी ने बोला था, तो कौन से साल में उन्होंने सत्याग्रह की मतलब शुरू कर दिया था, इस तरह से तुम कह सकते हो। सो हाँ, किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? सो इसका आंसर है 1919, राइट। यानी कि जो रॉलेट एक्ट है was the popular name for the anarchical and revolutionary crimes act of 1919 passed by the British Indian government. इस एक्ट को जो है ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। The act was described as no दलील, no वकील, no अपील, ठीक है, नो दलील, नो वकील, नो अपील। ये रॉलेट एक्ट की बात कर रही हूँ, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ओके, अब मैं चाहूंगी कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं कुछ बताऊंगी, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनको पता है रॉलेट एक्ट क्या है, वो काइंडली करके कमेंट सेक्शन में लिख दे अपनी भाषा में, ठीक है, सो दैट जो नहीं पता है या वो जानना चाहते हैं, एंड कभी कभी होता है कि हमें वीडियो बंद करके अलग, मतलब वीडियो को पॉज करके क्रोम पे सर्च करना, वो ऐसा लगता है कि वीडियो खत्म हो जाएगी तब देखेंगे, और फिर तब तक हम भूल जाते हैं। सो अगर आप एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, आपका भी रिवीजन होगा, एक कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा, तो आप जिनको पता है वो साथ साथ जो है कमेंट कर सकते हैं। ये साथ साथ बोल रही हूँ मैं करने को, वीडियो देखते देखते आप कमेंट करो कि रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। ऐसे मैं छोटे छोटे टास्क देती रहूँगी, एंड अब वो आप पे डिपेंड है, आप करना चाहते हैं कि नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, so this act was termed as Black Act and described as no dalil, no wakil, no appeal. And किस दिन और साल? On 6th April 1919, Mahatma Gandhi started a non-violent satyagraha against the unjust Rowlatt Act passed by the British government. The Jallianwala Bagh massacre took place in Amritsar on 13th April 1919, when the people had gathered at the enclosed garden to celebrate Baisakhi and also to condemn the arrest of the two leaders. Two Congress leaders, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kichle, were arrested, and in response for their freedom, people gathered at Jallianwala Bagh to protest against the government. ठीक है, ये आप हिंदी में है, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन दिस ऑप्शन है। सो पहले से समझो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ना। और महंगाई क्यों बढ़ रही है? मान लो इन्फ्लेशन क्यों होता है कि जब लोगों के पास लोग जो है जब हर चीज़ का जो वो है महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, चाहे सर्विस हो या कुछ भी हो, सबका जो महंगाई बढ़ जाती है। क्यों इन्फ्लेशन होता है? क्योंकि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं या लोगों की डिमांड ज़्यादा है पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के, या जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के डिमांड ज़्यादा है बट उसका सप्लाई कम है। अब मेरे पास 5 ही टॉफ़ीज़ है और 10 लोग आ रहे हैं खाने के लिए और 10 दिन में 1 टॉफ़ी बन रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ऐसे को ऐसे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी यार, मैं देख रही हूँ कि यार 10 दिन में 1 टॉफ़ी बन रहा है और लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सप्लाई धीरे है या सप्लाई कम है, तो मैंने उसका रेट बढ़ा दिया ना, रेट बढ़ा दिया ताकि भीड़ थोड़ी कम हो जाए, ठीक है? अब जो बहुत ज़रूरी जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ़ वही लेना चाहेगा क्योंकि बढ़ा दिया मैंने इसका रेट, ठीक है? तो इस वजह से इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन के टाइम अब ये देखो सीआरआर इज़ इंक्रीज़्ड एंड एसएलआर इज़ इंक्रीज़्ड। इसका क्या मतलब है? बेसिकली हमसे पूछा है इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है, तो सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है, नहीं लिखा है। सीआरआर बेसिकली कुछ इसका कैश से रिलेटेड फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है। सो सीआरआर इज बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर लिक्विडिफाई करके कुछ है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सीआरआर में क्या होता है कि हम ना मतलब ऐसा रूल बना दिया गया है कि बैंक के पास जितना भी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, जो लोगों ने पैसे जमा किए हैं बैंक में, तो उन उस टोटल अमाउंट में से 1%, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो कैश के फॉर्म में किसको देना होता है, आरबीआई को जमा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है? जितना भी है उसका एक हिस्सा, अभी वो परसेंटेज की भी बात नहीं है, वो कितना परसेंटेज है हो सकता है वो वेरी करे, ठीक है? तो मतलब एक हिस्सा जो है वो आरबीआई को जमा करना होता है, जिसके जितना टोटल पैसा है बैंक के पास, ठीक है? उससे क्या होगा कि जब अब बैंक के पास पैसे कम हो गए, क्यों? क्योंकि उसने इसका एक हिस्सा उसने आरबीआई को जमा कर दिया, ठीक है? अब इससे क्या होगा, जब बैंक के पास ही पैसा कम होगा तो लोन कम होगा ना, लोन वो ज़्यादा नहीं दे पाएगा बैंक, क्योंकि डायरेक्ट तो बैंक ऐसे मना नहीं कर सकता ना कि भाई मैं नहीं दे रहा, हम नहीं देंगे लोन आपको, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रहा है या डिमांड कम है, ये वो। जब लगता है सीआरआर कब बढ़ाया जाता है, जब हमें लग रहा है इन्फ्लेशन में क्या होता है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, लोग खर्चे ज़्यादा करने लग जाते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि सोसाइटी में या इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा हो रहा है लोगों के पास या ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो सीआरआर को बढ़ा देते हैं। यानी सीआरआर को बढ़ा दिया, यानी कि अब मान लो पहले 1% हिस्सा अगर आरबीआई में जमा करना था, बैंक के पास इतना पैसा है कैश के फॉर्म में, ठीक है? तो अब उसका वो परसेंटेज बढ़ा देंगे, अब इतना ज़्यादा परसेंट आपको आरबीआई में सबमिट करना है। तो इससे इससे क्या होगा, बैंक के पास पैसे कम रहेंगे तो लोन ज़्यादा लोग नहीं ले पाएंगे। कैसे नहीं, वो डायरेक्ट तो मना नहीं करेंगे, तो वो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे कि लो भाई इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। अब बढ़े हुए इंटरेस्ट के साथ बहुत ही कम लोन जो है, कम जो बिजनेसमैन है या बिजनेसेस है या जो लोग हैं वो लोन कम लेंगे। तो अब बैंक से पैसा कम निकालेंगे, लोन कम लेंगे, तो जो इकोनॉमी में है जो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, लोगों के पास जो मनी सप्लाई है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो यानी कि इन्फ्लेशन के दौरान सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? एसएलआर का मुझे फुल फॉर्म ज़रा याद नहीं है, लिक्विडिफाई करके कुछ है, समथिंग एल जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसएलआर में भी क्या होता है कि एसएलआर में बैंक को अपने पास लिक्विड अमाउंट रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म से मतलब है जो कैश हो गए या गोल्ड वगैरह हो गए या कुछ गवर्नमेंट की सर्विस सिक्योरिटीज हो गए, वो सब बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। स्पेशली मतलब कैश के फॉर्म में गोल्ड वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगेन मान लो कि पैसा मतलब इसलिए रखना पड़ता है, इसका मोटिव क्या है कि अगर लोगों के पास कम पैसा है, मतलब मान लो कि एक ही साथ बहुत सारे लोग जो है बैंक से पैसा निकालने आ रहे हैं, तो कहीं बैंक के पास पैसा कम ना ओके बैंक के पास पैसा कम ना बढ़ जाए, इसलिए वो जो है लिक्विड फॉर्म में भी कि पैसा को स्टोर करते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्ट पैसे के फॉर्म में नहीं, ऑनलाइन नहीं, मतलब जैसा भी है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, एसएलआर को क्यों इंक्रीज कर दिया जाता है? तो इससे क्या होता है, जब एसएलआर बढ़ा देते हैं तो यानी कि अब बैंक को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में स्टोर करना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल है, यानी कि कैश, गोल्ड, इस तरह के फॉर्म में जो है स्टोर करना है। तो इससे क्या होगा, बैंक के पास अगेन लोन देने के लिए पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, तो कम लोग ही
लोन ले पाएंगे, और कम लोग लोन लेंगे तो इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम होगा, और अगर मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों की डिमांड कम होंगी, लोगों की डिमांड कम होंगी तो वो उनकी जो सामान के लिए, डिफरेंट थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए जो डिमांड थी वो कम होगी, और फिर अल्टीमेटली जो है महंगाई भी कम होने लगेगी। क्लियर हुआ? इसलिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं इतना जितना हो सके मैंने बता दिया, वरना तो और लंबा खिंच जाता है। सीआरआर इज इंक्रीज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, या इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है। अब आई होप इस सेंटेंस से आप सेंस बना पा रहे हो, क्योंकि आपको सीआरआर का मतलब पता चल गया है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक्स। अब बैंक क्रेडिट कम कर पाएगी ना, क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे तो आरबीआई को दे दिए, अब वो क्रेडिट, लोगों को क्रेडिट करने के लिए पैसे कम बचेंगे, है ना? और मतलब वो इंटरेस्ट भी बढ़ा देगी ना कि कम लोग भी आए। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एसएलआर भी इंक्रीज होता है, विच विल रिड्यूस द कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रिड्यूसिंग अगेन क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस कर देता है। हिंदी में भी आप जरा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया का हमारा लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है राजा गोपालाचारी। ठीक है, राजा गोपालाचारी। The Raja Gopalachari, popularly known as Rajaji, was the last Governor General of India. He succeeded Lord Mountbatten and was Governor General of India from 1948 to 1950. After C. Raja Gopalachari, the title of the Governor General was abolished. ठीक है, मतलब ये हमारे अब जो गवर्नर जनरल हम बोलते थे, अब इसको, इस टाइटल को अबॉलिश करके हम अब क्या बोलते हैं? इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया। आई होप ये क्लियर है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है। पहले गवर्नर जनरल जो है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट जो है 1948 से, ईयर भी पूछ सकता है, तो लास्ट जो ईयर है वो कौन सा था जब गवर्नर जनरल बना था? तो 1948 से लेकर 1950 तक। ठीक है, ये हमारे लास्ट राजा गोपालचारी गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। उसके बाद से इस टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया गया। एंड राजा गोपालचारी ऑल्सो हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ना। ठीक है, समझ आ गया? राजा गोपालचारी। Now, next question is, foreign investment is known by which name in India? So, foreign investment is known by FDI, foreign direct investment. Easy था. The foreign investment is known as FDI. Then foreign direct investment in India, foreign direct investment is an investment in the form of a controlling ownership in a business in one country by an entity based in another country. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में किसी व्यवसाय में एक नियंत्रित स्वामित्व के रूप में एक निवेश एक दूसरे देश में स्थित इकाई द्वारा किया जाता है। Who was the first लोक आयुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? तो अब लोक आयुक्त के बारे में मुझे कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताना। एंड उत्तर प्रदेश के कौन है? विशंभर दयाल। तो हमारे विशंभर दयाल फर्स्ट लोक आयुक्त है यूपी के। He was appointed on 14th September 1977 and his tenure was 1826 days. Next question is, the only one of these neighbors of India that does not use the rupee as currency is बांग्लादेश। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा हमारा इंडिया का पड़ोसी है जो एज अ करेंसी को यूज नहीं करता है? तो इसका आंसर पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो हमारे जो रुपीज है उसको एज अ करेंसी अपने कंट्री में यूज नहीं करते हैं। तो बांग्लादेशी कौन सा है उनकी करेंसी? ओके, बांग्लादेश का करेंसी, चलो अब तो लिखा गया, टाका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश इज अ कंट्री जो कि साउथ एशिया में है एंड इट इज द एट्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया तो फर्स्ट पे है। ढाका जो बांग्लादेश का कैपिटल है एंड लार्जेस्ट सिटी है, ढाका इज द नेशंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हब। चित्तागोंग द लार्जेस्ट सी पोर्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, ये हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। Which of the following is a tributary of the river Ganga? So, Ganga
रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? तुंगभद्रा नहीं है, गंडाकी है, गंडकी है. Okay, Gandaki is the tributary of river Ganga. It is one of the major rivers of Nepal and a left bank tributary of the Ganga in India. It is also known for its deep canyon through the Himalayas. हिंदी में पढ़ लेना. सरस्वती समन के फर्स्ट विनर कौन है? अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं एक एक समझाने लगूं तो उससे काम नहीं चलेगा. इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक सिर्फ आंसर बता दूं तो ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो. ठीक है. भक्ता परब, ट्राइबल फेस्टिवल that is celebrated between the period of spring and summer, originated in the state of झारखंड. ठीक है. झारखंड में कि बिटवीन स्प्रिंग एंड समर के बीच में, ठीक है, वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच में मनाया जाता है भगता परब. ठीक है. ये आदिवासियों का फेस्टिवल है भगता परब. तो ये कौन से स्टेट में बनाया जाता है? इट मतलब इस किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, नॉट बनाया जाता है, ओरिजिनेट किस स्टेट से हुआ है? तो झारखंड से. मतलब शुरुआत किस स्टेट से हुई है? झारखंड से हुई है. Okay, among the tribal people of Jharkhand, Bhakta Parab is best known as the worship of Buddha Baba. ठीक है. Next. Okay, which team won the title of Women's T20 World Cup 2020? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया. स्पोर्ट्स को लेकर तो अपडेट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड ये कई बार मैंने सुना है कि स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसमें तो लेकर आप थोड़ा अप टू डेट रहो. एंड पिछले एक 6 साल, 1 महीने, 1 साल तक के एटलीस्ट, या 2 साल तक के आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप उसमें इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा. नहीं भी है, जैसे मेरा नहीं है स्पोर्ट्स के मामले में, बनाना है आपको. ऑस्ट्रेलिया ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 का जीता था. फाइनल मैच में इंडिया को हरा दिया था. एंड इंडियन टीम्स वाज फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप फाइनल मैच. ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस टाइटल फॉर द 5th टाइम. हरमनप्रीत कौर जो है इंडियन टीम की कैप्टन थी. ठीक है. हरमनप्रीत कौर. विच ऑफ द फॉलोइंग कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन? तो इनमें से कौन सा कप जो है बैडमिंटन के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर है यूनिक्स कप. यूनिक्स कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन. और बाकी अगर मैं सर कृष्णा गोल्ड कप की बात करूं, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है. निजाम गोल्ड कप फुटबॉल से एसोसिएटेड है. पृथ्वी सिंह कप और राधा मोहन कप जो है पोलो से एसोसिएटेड है. क्लियर है. नाउ ओइलातम इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है. तो ओइलातम जो है वो तमिलनाडु का फोक डांस है. ठीक है, समझ आ गया. मदुरई तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है. एंड इट डिस्क्राइब्स ग्रेट एपिक्स लाइक रामायण, भारत, महाभारत. एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स? ठीक है. तो इसका आंसर है ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा फाइलम हैज जॉइंटेड लेग्स. सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थ्रोपोड, अब आपको ये देखना पड़ेगा तो मैं इसको स्किप कर दे रही हूँ. ठीक है. साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड. मतलब इस तरह की साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं. ठीक है. इंफ्रासोनिक वेव्स. और इस तरह की साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं. और अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि एक ह्यूमन की जो हियरिंग है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, तो वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, जो ये हमारा नॉमिनल रेंज है ह्यूमन हियरिंग का. ठीक है. सो both sound waves, infrasonic and ultrasonic are inaudible sound waves. क्योंकि देखो ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही रेंज को सुन सकता है. अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की कोई साउंड वेव्स होंगी तो ना ही वो हमारे कान सुन सकते हैं. और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा साउंड का फ्रीक्वेंसी है तो वो भी हम नहीं सुन सकते. तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ये दोनों ही इनऑडिबल है, यानी हमें सुनाई देने नहीं वाले हैं, ये हमें नहीं सुनाई देंगे. ठीक है. Which gas is used in manufacture of वनस्पति घी, अल्कोहल, अमोनिया? इन सब को बनाने के लिए कौन से गैस की
कौन से गैस का इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है वनस्पति घी, अल्कोहल, अमोनिया बनाने के लिए। वनस्पति घी बेसिकली वेजिटेबल से मैन्युफैक्चर किया जाता है या सीड ऑयल से मैन्युफैक्चर किया जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिसमें अगर हम ऑयल को वेजिटेबल से या सीड ऑयल से निकालें तो इस प्रोसेस को हम मतलब घी को, हाँ सॉरी, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। और क्विक एंड ईजी हाइड्रोजनेशन के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, लाइक NiPT, ठीक है। आर्गन हमारा थर्ड मोस्ट एबंडेंट गैस है अर्थ एटमॉस्फेयर में। जनरली 55% ऑफ द हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस्ड होता है अराउंड द वर्ल्ड इज यूज्ड फॉर अमोनिया। मतलब जितना भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होता है उसका 55% हाइड्रोजन जो है अमोनिया में यूज़ होता है बनाने के लिए, अमोनिया सिंथेसिस में, एंड 25% रिफाइनरीज में, एंड 10% मिथेनॉल प्रोडक्शन में, या आप हिंदी में पढ़ सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which ruler of Delhi Sultanate transferred his capital from Delhi to देवागिरी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मुझे 1, 2, 5 कुछ लाइन्स तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में अगर मुझे जानने को मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो कैपिटल है दिल्ली से देवागिरी कर दिया था 1327 में। He transferred the capital because he thought that it would help him to establish control over the fertile land of the Deccan Plateau, ठीक है, and to create a more accessible capital since उनका जो empire है had grown more in the south. So Muhammad ascended to the Delhi throne upon his father's death in 1325. The great jurist and traveler Ibn Battuta was his courtier. यानी उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें दक्कन के पठार की उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण स्थापित करने और अधिक सुलभ पूंजी बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि उनका साम्राज्य दक्षिण में अधिक बढ़ गया था, ठीक है। सो आई होप डिकैन प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू इसी तरफ ही है, इस तरफ है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इधर कर दिया। मोहम्मद 1325 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। ओके, अब यहाँ से ना हमारा रीजनिंग शुरू हो गया है। तो ये तो अभी वैसे ही ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो गई है, तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया या इंगेजमेंट अच्छी रही तो मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इससे कई बच्चे हैं जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि पेड बैच लेना है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए एटलीस्ट उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए। आप कहीं से भी पढ़ो, बट क्या कर सकते हो आप कि प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो टेस्ट करने के लिए। साथ ही आंसर्स के साथ डिस्कशन होगा। अब हिंदी और इंग्लिश का भी सेक्शन है, और अब मैथ्स तो मैं खैर ऐसे नहीं बता पाऊंगी, तो जो थियोरिटिकल है जो मैं इसे बता पाऊँ तो वो मैं कर दूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ्स का भी एटलीस्ट आपको भेज दूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल बना लूँगी, वहाँ पे भेज दूँगी, ठीक है। मतलब ओके, सो ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगती है, अगर यहाँ पे इस वीडियो में एंगेजमेंट मिलता है, तो आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो, ओके। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।